बंद कर दे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दिक्कत ये आई ना, मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे इस क्षेत्र में आ गई है और इसीलिए जो हमारी वीडियो है लाइव नहीं चल पाई, लेकिन रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहा हूँ। पूरा इत्मीनान से पढ़ाऊँगा, आप लोग घबराइएगा मत, पूरी चीज़ें पढ़ाई जाएंगे और ये चल रहा हूँ पढ़ाने, ठीक है। चलिए ध्यान दिया जाए। क्या है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, पहला अक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति है? अक्षीय। अक्षीय स्थिति में क्या करते हैं? अक्षीय स्थिति में हम एक द्विध्रुव लेते हैं, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है ना, ओ दूरी पर या आर दूरी पर एक बिंदु P होता है जहां पे मुझे E निकालना होता है, ठीक है। E1 और E2 आपका वैद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, धन परीक्षण आवेश को रखा, प्लस Q के कारण एक E1 तीव्रता बनी और माइनस Q के कारण एक E2 तीव्रता बनी। इनकी दूरी r है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस यल हो गई और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो r प्लस यल हो जाएगी। तो मैंने कहा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस यल का होल स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस यल का होल स्क्वायर इक्वेशन 2। तब कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट इक्वल E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 तो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ई नेट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे के 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों तो आर स्क्वायर माइनस यल का होल स्क्वायर, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर प्लस का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस यल का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस दूसरे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL बटे में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस माइनस को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस तो ये कट जाएगा तो 2RL 4RL हो जाएगा। इसको मैं द्विध्रुव में बदलूंगा तो P इक्वल 2QL, तो मैं 4RL में किया 2QL इंटू 2R तो 2QL हो गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो मुझे पता है 2QL किसके इक्वल है बच्चों? P के इक्वल होगा। यहाँ 2R है, R मच 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 ग्रेटर देन यल, R यल से बहुत बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे यल नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ 2 दूना 4 R की पावर 4 हो जाएगी, एक R से कट गया तो 2P बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के 2P बटे आर क्यूब न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अक्षीय स्थिति। अब यहीं पे हम चर्चा कर लेंगे निरक्षीय स्थिति की। किस स्थिति की चर्चा कर लेंगे? निरक्षीय स्थिति। आइए आइए देखते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में हम क्या करते हैं? निरक्षीय स्थिति में हम क्या करते हैं? निरक्षीय स्थिति में हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू हो गया बच्चों, ये प्लस क्यू हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और मध्य बिंदु ओ हो गया। बीच की दूरी आपकी 2L हो गई, ये L हो गई, ये L हो गई। बात हमारी समझ में आ गया? कोई दिक्कत हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु ओ से सॉरी, अरे यार यहाँ जाना है इसको, क्योंकि निरक्षीय वाले में लंबवत होता है। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर
कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है, तीव्रता बतानी है, E। ठीक है, यहां से इसको मिलाएंगे, फिर यहां से इसको मिलाएंगे। बात मेरी समझ में आ गई। अब सुन लीजिएगा, यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश को रखेंगे बच्चा, तो धन परीक्षण आवेश जो हमारा होगा, जो हमारा धन परीक्षण आवेश होगा, प्लस Q के कारण तीव्रता बाहर की ओर, और इसके कारण तीव्रता किधर आ जाएगी, अंदर की ओर आ जाएगी। ये हमारा हो जाएगा E1, ये हमारा हो जाएगा E2। अब कंडीशन क्या है, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, तो अब आपको पता होना चाहिए ये भी एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। उस एंगल के कारण एंगल क्या हो गया, थीटा। बात हमारी समझ में एकदम ध्यान से देखिएगा, वो एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। अब देखिए इसमें जब ब्रेक करेंगे, ये भी एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। जब इसमें ब्रेक किया जाएगा तो ब्रेक करने वाली जो चीज़ें आएंगी उस पर अगर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ देखिएगा ध्यान से। देखिए ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, फिर ऊपर वाला लाएंगे तो यहीं पे E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। बात समझे कि नहीं समझे। अब अगर हम बात करेंगे आपसे तो यहां से एकदम ध्यान दीजिएगा, ये नोट में दिखाएंगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त ऊर्ध्वाधर घटक हैं, ऐसे लिखिए, ऊर्ध्वाधर घटक हैं। ठीक है, इनके परिमाण समान और तीव्रता अलग होने के दिशा अलग होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है ना, ये पहला हो गया नोट्स हमारा। सेम इसी तरह इसी प्रकार E1 cos थीटा, E2 cos थीटा क्षैतिज घटक हैं। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा कौन से घटक हैं, क्षैतिज घटक हैं। जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान है, जिनके दिशा और परिमाण दोनों समान है, तो ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो मैं कहूंगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब कुछ बात करेंगे यहाँ पे हम,
यहाँ पे कुछ बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इवन देखिए, ये हमारा देखिए आर है, ये हमारा यल है, तो ये हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो इवन इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम में रखा इसलिए के कर दिया, क्यू बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, यहाँ के लगा दीजिए, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इनकी भी दूरी समान है, इनकी भी दूरी समान है, इसलिए ये हो गए। बात समझ में आ गया? अब हमें पता है वैल्यू, तो वैल्यू हम पुट करें, वैल्यू हम पुट करें इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, अब देखिए अंडर रूट स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। बाहर करेंगे तो कॉस थीटा कॉमन, कॉस थीटा कॉमन। अच्छा, अगर यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी बच्चों, तो कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा, आधार कितना है बच्चों हमारे पास? देखिए आधार यल है और कर्ण कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। तो देखिए ये 1 है, ये 1 दोनों सेम है, तो 1/1 2 हो जाएगा, 1/1 2 हो जाएगा। 2q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है, गुने कास थीटा की वैल्यू यल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखिए 2q यल बटे में, देखिए अंडर रूट की पावर कितनी होती है? 1/2। अगर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर को मैं अंडर रूट की पावर 1/2 रखूं, और यहाँ पे हमारा है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसकी पावर 1, तो जोड़ेंगे तो 1/2 धन 1 कितना हो जाएगा? 3/2। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ठीक है। और मुझे पता है, हमें पता है P इक्वल 2QL, ठीक है। और एक चीज और पता है, R इज मच 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 ग्रेटर देन L, मतलब यल को नगण्य माना जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ P बटे में ये नगण्य मान लिया जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई आर क्यूब न्यूटन पर कूलम, के इक्वल 1, के इक्वल 1। जब के इक्वल 1 रख दिया जाएगा तो हो जाएगा ई नेट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर की पावर 3 न्यूटन, के कहाँ रहेगा? 1 हो जाएगा, के पी अपान आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये हमारी हो जाएगी निरक्षीय स्थिति। ये हमारी कौन सी स्थिति हो जाएगी? निरक्षीय स्थिति हो जाएगी बच्चों। इसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन हमारी इंग्लिश में ये बोला जाता है, ये हमारी हो जाएगी निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारी है, अगली हेडिंग हमारी है, ध्यान से देखिएगा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, मतलब इस पे जो बल युग्म का आघूर्ण लगता है उसकी बात मैं करने चल रहा हूं। तो अब आइए इसको देखा जाए थोड़ा ध्यान से।
यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, ये हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यहां रख दिया, ठीक है, और बिंदु ए पर -q और बिंदु बी पर +q आवेश है, जिनकी दूरी कितनी है 2l, और द्विध्रुव का जो दिशा है माइनस से प्लस की ओर है बच्चों, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, और वो युग्म क्या करता है, इसको घुमाने का काम करता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र इसे अपने दिशा में संरेखित करने का काम करता है। वैद्युत क्षेत्र अपने दिशा में संरेखित करने का काम करता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और इसे ही हम बल युग्म आघूर्ण भी कहते हैं। तो इसे देखिए प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम टाउ से निरूपित करते हैं। टाउ मतलब टो से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक, अभी मात्रक नहीं देंगे, हम आएंगे तो देखिए ध्यान से। टाउ इक्वल टाउ या बल युग्म का आघूर्ण इक्वल बल युग्म का आघूर्ण इक्वल दोनों बलों में से एक का परिमाण, दोनों बलों में से एक का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल हो जाएगा, देखिए टाउ इक्वल, अब देखिए दोनों बलों में एक का परिमाण, देखिए इनके बल कौन लग रहा है, QE, इन पर बल लगने वाला क्या है, QE, ठीक है ना। तो यहां मैंने रख दिया QE गुने बीच की दूरी कितनी है 2l sin थीटा, अगर रखेंगे तो टाउ इक्वल 2QL E sin थीटा, 2QL इक्वल P, टाउ इक्वल PE sin थीटा। तो मैं टाउ वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो P इंटू क्रॉस E, P क्रॉस E, ठीक है। चलिए थीटा इक्वल कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल P, जहां मैक्स हो जाएगा, थीटा इक्वल 0 डिग्री, टाउ इक्वल 0, थीटा इक्वल 180 डिग्री, थीटा इक्वल 180 डिग्री, थीटा इक्वल 180 डिग्री, तो टाउ इक्वल 0, ठीक है। मात्रक न्यूटन मीटर, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। बीमा ml की पावर 2 t की पावर -2, ml की पावर 2 t की पावर -2, इसके क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। एक बार इसको और बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। एक बार इस चीज को हम फिर से बताते हैं, और फिर से इस चीज को क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जहां पे हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और जहां पे हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा, ठीक है, -q और +q, बीच की दूरी इसकी क्या है 2l, बीच की दूरी कितना है बच्चों 2l, और दिशा क्या है P, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है, क्षेत्र के साथ कोण बना रहा है थीटा। अब देखिए इस पे जो लगने वाला बल है वो -QE, इस पर लगने वाला बल +QE रहेगा। अब देखिए इनके बीच की लंबवत दूरी हमारी
2l sin थीटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और कर्ण 2l है तो लंब बराबर 2l sin थीटा हो जाएगा इस पे। तो हम कहते हैं यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसे हम टाउ से निरूपित करते हैं। टाउ बराबर बल युग्म का आघूर्ण और दोनों बलों में से एक का परिमाण। याद रखिए, अगर आप पेपर में लिखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा कि क्या क्या आप इसमें दिए हैं और क्या क्या दूरी है, ये आपका आ जाएगा टाउ। ठीक है, इसी से संबंधित कुछ चीजें आगे हैं, आइए उसको आगे देखते हैं। इसी से संबंधित कुछ चीजें हमारी आगे हैं, ये उसको आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा एकदम। देखिएगा, बल युग्म आघूर्ण की दिशा पी दोनों के लंबवत है, सही है, अर्थात इन दोनों के तल के लंबवत पेंच के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। भाई पेंच का नियम लगाएंगे तो ये बता देगा। इसके अनुसार यदि पेंच को पी की दिशा से ही की दिशा की ओर घुमाया जाए तो पेंच जिस दिशा में आगे बढ़ेगा वही दिशा होगी किसकी? टाउ की। ठीक है, चित्र में दिखाया गया है कि P और E की दिशाओं के लिए एक दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अगर थीटा बराबर 0 होगा तो द्विध्रुव पर नेट बल 0 होगा, है ना। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उस पर नेट बल कितना होता है? 0 होता है। तो बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। इस अवस्था को द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं। अगर टाउ 0 है तो वो अस्थायी संतुलन होता है। जब थीटा बराबर 180 होगा तो नेट बल 0 होगा। इस अवस्था में द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। देखिए माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, इधर क्यू ई लग रहा है, मतलब 0 डिग्री, है ना। इन एक दिशा में है दोनों तो मतलब 0 डिग्री। यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब 180 डिग्री। पूरा यहाँ पे दिखाया गया, इसको नोट्स बनाएंगे, इसको आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र वाला है वो यहीं पे खत्म हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे किसके? गॉस की प्रमेय की। अब गॉस की प्रमेय की बात ही की जाएगी, बात समझे। तो भारत माता की जय, आगे हम बढ़ते हैं।